नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे साउथ अमेरिका का फिजिकल मैप, जिसमें हम लोग जानेंगे साउथ अमेरिका का फिजिकल डिवीजन, जिसमें हम लोग और भी जानेंगे माउंटेन्स के बारे में, प्लेट्यूज के बारे में, डेजर्ट के बारे में, रिवर्स कौन कौन सी हैं साउथ अमेरिका में, द ग्रेट अमेजन रिवर्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद सीज कौन कौन से हैं साउथ अमेरिका के अराउंड, वो सब देख लेंगे। लेक्स कौन कौन से हैं वो सब देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आपके सामने पूरे वर्ल्ड का मैप, और इसमें हम लोग साउथ अमेरिका का लोकेशन देख लेते हैं। तो ये है हमारा साउथ अमेरिका, और ये प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में और इक्वेटर के लगभग साउथ में मिलता है। तो हम इसे सदर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में इसे रखते हैं, द कॉन्टिनेंट ऑफ सदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर इज साउथ अमेरिका। अब कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं साउथ अमेरिका के बारे में। तो स्टार्टिंग के पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि इसके पिछले वीडियो में मैंने साउथ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप को कवर किया है, जिसमें मैंने सारे कंट्रीज का नाम और उसका लोकेशन विद कैपिटल ये सब भी कवर किया है। साथ साथ ट्रिक भी बताया कि कैसे सभी कंट्री के नाम याद रखने हैं उनके लोकेशन के साथ। तो वो आप वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको आप देख लीजिए। तो उससे कंट्रीज का आइडिया लगेगा आप सभी को कि कौन सा कंट्री कहाँ पे है, तो फिर ये फिजिकल मैप पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी। तो आगे फैक्ट्स देखते हैं कुछ साउथ अमेरिका के बारे में। तो साउथ अमेरिका 3 तरफ से ओशन से घिरा हुआ है। अगर साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में बात करें तो पैसिफिक ओशन है, ईस्टर्न साइड में बात करें तो अटलांटिक ओशन है, और अगर इसके नॉर्दर्न साइड में बात करें तो कैरेबियन सी है। साइज के हिसाब से बात करें तो साउथ अमेरिका 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, और सबसे लार्जेस्ट कंट्री हो गया एशिया, देन अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद नंबर आता है साउथ अमेरिका का। और अगर साइज कंपैरिजन की बात करो इंडिया से, अगर हम साइज का कंपेयर करें तो 6 टाइम्स से 6 गुना ज़्यादा बड़ा है ये पूरा कॉन्टिनेंट। और वहीं अगर पॉपुलेशन की बात करें तो वर्ल्ड की 5.5% पॉपुलेशन साउथ अमेरिका में रहती है। और हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो माउंट एकांकागुआ जो अर्जेंटीना में पड़ता है, वो 6900 मीटर की इसकी हाइट है। जहाँ तक एकांकागुआ की बात है तो ये एक डॉर्मेंट वोल्केनो है। और आउटसाइड द एशिया, अगर एशिया के हिमालय रेंज में जितने हाईएस्ट माउंटेन मोर देन 8000 मीटर के हाईएस्ट रेंज वाली माउंटेन्स है, उसके अगर बाहर आउटसाइड एशिया के बाहर देखें तो सेकंड हाईएस्ट पे इसी का नंबर आता है। आउटसाइड एशिया सबसे हाईएस्ट पीक अगर कौन सी है पूरे वर्ल्ड में तो एकांकागुआ है। बहुत सारी यहाँ पे वोल्केनिक माउंटेन भी मिलती हैं, जिसमें सबसे हाईएस्ट ओजस देल सलादो ये नाम का जो ये वोल्केनिक माउंटेन है, ये हाईएस्ट है, पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन है। और वहीं अगर लोएस्ट पॉइंट की बात करें तो हाईएस्ट पॉइंट तो एकांकागुआ हो गया, और हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन ओजस दे सलादो हो गया। और वहीं अगर सबसे लोएस्ट पॉइंट बात करें तो वेल्दास पेनिनसुला है। ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं मैप में, ये वेल्दास पेनिनसुला है। इस पेनिनसुला पे डीपेस्ट पॉइंट है पूरे कॉन्टिनेंट का, जो कि समुद्र तल से भी 40 मीटर नीचे है। अब साउथ अमेरिका का बाउंड्रीज देख लेते हैं कि ये चारों साइड से किस किस जगह से लगता है, किस दूसरे कॉन्टिनेंट से लगता है, और इसके चारों तरफ की बाउंड्रीज देख लेते हैं। साउथ अमेरिका की बात की जाए तो ये नॉर्थ अमेरिका से ही सिर्फ बॉर्डर शेयर करता है, बाकी तीनों साइड से इसमें ओशन से ही घिरा हुआ है। और अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो इस्थमस ऑफ पनामा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं जूम कर देता हूँ, ये इस्थमस ऑफ पनामा हो गया। पनामा कैनाल के आगे ये पनामा कंट्री तो नॉर्थ अमेरिका को बिलोंग करती है, और पनामा कैनाल के आगे ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ये इस्थमस ऑफ पनामा है। इस्थमस ऑफ पनामा, इस्थमस का मतलब ही हो जाता है कि एक पतली सी लैंड बॉडी जो 2 बड़े लैंड मास को कनेक्ट करती है। तो एक साइड से हो गया नॉर्थ अमेरिका, एक साइड से हो गया साउथ अमेरिका, इसको जो कनेक्टिंग लैंड है ये हो गया इस्थमस, और इसको कहते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। और यहाँ पे डेरेन माउंटेन है, यहाँ पे जो पतली सी माउंटेन देख रहे हैं ये डेरेन माउंटेन है, यही इसकी बॉर्डर हो गई। इसके अगर नॉर्दर्न साइड में जाएंगे तो नॉर्थ अमेरिका, उसके साउदर्न साइड में जाएंगे तो हमारा साउथ अमेरिका। उसके बाद बात कर लेते हैं कि साउथ अमेरिका की बाउंड्री अंटार्कटिका से, तो डायरेक्टली अंटार्कटिका से तो इसकी बॉर्डर लगती नहीं है, बीच में एक डायरेक्ट पासेस बीच में एक पड़ जाता है जो कि साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका को अलग करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायरेक्ट पासेस हो गया पूरा। वहीं अगर फिजिकल डिवीजन अब शुरू करते हैं कि करके कि पूरे साउथ अमेरिका को अगर हम लोग ज्योग्राफिकली पूरा पढ़ते हैं, पूरा डिटेल स्टडी करते हैं, तो उसको फिजिकली कितने भाग में बांटा गया है। तो साउथ अमेरिका को फिजिकली 4 भाग में बांटा गया है। पहले चारों का मैं नाम देख लेते हैं, इससे रफ आइडिया हो जाएगा कि किसका लोकेशन क्या है, फिर एक एक करके इस सबको डिटेल में देखेंगे। तो पहला हो गया द वेस्टर्न माउंटेन रेंज। तो जैसे नाम से क्लियर है, वेस्टर्न में है और माउंटेन रेंज है, तो ये जो पूरा जो पोर्शन देख रहे हैं ये वाला, ये पूरा वेस्टर्न माउंटेन रेंज में आ गया। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे ईस्टर्न हाईलैंड। तो ईस्टर्न हाईलैंड 3 पार्ट में, अभी आगे डिटेल में देखेंगे। तो ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ये ईस्टर्न हाईलैंड में आ गया, ये वाला पोर्शन, ये दूसरा और ये तीसरा, ये पूरा आ गया ईस्टर्न हाईलैंड में। उसके बाद सेंट्रल लोलैंड।
तो एक साइड से वेस्टर्न हाईलैंड, वेस्टर्न माउंटेन रेंज हो गया, वो कि काफ़ी माउंटेन रेंज है तो हाई होगा ही इसका हाइट। उसका ईस्टर्न साइड में देखेंगे तो ईस्टर्न में भी हाईलैंड है। तो बीच वाला जो पार्ट हो गया सेंट्रल लो लैंड इसको नाम दिया गया है। तो इसमें बहुत सारे रिवर बेसिन है, अभी सब देखेंगे एक एक करके। तो ये वाला जो सेंट्रल वाला पार्ट हो गया इसको सेंट्रल लो लैंड के नाम से जाना जाता है फिजिकल डिवीजन में साउथ अमेरिका के। और उसके बाद एक पतली सी लैंड स्ट्रिप पड़ जाती है, ये जो एंडीज माउंटेन मतलब कि वेस्टर्न माउंटेन रेंज है पूरा, उसके और पैसिफिक ओशन के बीच में जो एक पतली सी लैंड पड़ेगी वो जो उसको कहेंगे पैसिफिक कोस्टल स्ट्रिप। नाम से ये पैसिफिक ओशन के साथ लगा हुआ है और कोस्टल में है, तो पैसिफिक कोस्टल स्ट्रिप, और पतली सी लैंड है तो उसको पैसिफिक कोस्टल स्ट्रिप कहेंगे। ये एक तरह से वही कंपेयर कर सकते हैं जैसे अपना वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है इंडिया का, तो उसी तरह से ये पतली सी लैंड है जिसको हम लोग यहाँ पे पैसिफिक कोस्टल स्ट्रिप कहेंगे। अब एक एक करके देखते हैं वेस्टर्न माउंटेन रेंज। तो पहला है हमारा वेस्टर्न माउंटेन रेंज, तो इसको वेस्टर्न कॉर्डिलेरास भी कहा जाता है। ये वही वेस्टर्न कॉर्डिलेरास है जो नॉर्थ अमेरिका में था, वो वहीं से एक्सटेंशन होते हुए ये पूरा साउथ अमेरिका में भी एक्सटेंड होते हुए आगे भी चला गया है। तो ये पूरा ही माउंटेन रेंज है और ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट में पड़ता है। और ये जो अमेरिकन प्लेट है ये धीरे धीरे वेस्टर्न साइड में जा रही है, तो वेस्टर्न साइड में जा रही है और पैसिफिक प्लेट से टकरा रही है। तो यहाँ पे पूरा न्यू फोल्ड माउंटेन का क्रिएशन हो रहा है और नया ही बनते जा रहा है, अभी भी इसकी हाइट उठती ही जा रही है, तो इसको न्यू फोल्ड माउंटेन कहेंगे। जो पूरा माउंटेन रेंज जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक पूरा एकदम नॉर्दर्न टिप से सदर्न टिप तक ये पूरा फैला हुआ है। और ये पूरे माउंटेन रेंज को हम एंडीज माउंटेन रेंज के नाम से नाम से जाना जाता है। और ये पूरे वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है और इसकी लेंथ लगभग 8,900 किलोमीटर है। और इसका जो स्ट्रेथ है मतलब कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो नॉर्थ से साउथ तक फैला हुआ है। इस्थमस ऑफ पैनामा जो कि बॉर्डर शेयर करता है नॉर्थ अमेरिका के साथ, वहां से लेके ये आखिरी जो टिप है स्ट्रेट ऑफ मैगलन के आगे भी पड़ता है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ मैगलन तक माना जाता है। ये पूरा एंडीज माउंटेन रेंज के नाम से जानता है, या वेस्टर्न माउंटेन रेंज कह सकते हैं, एंडीज माउंटेन है यहाँ पे। उसका हाईएस्ट माउंटेन रेंज बात करें तो एकांकागुआ है, जो कि मैंने पहले ही बताया हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, और ये चिली अर्जेंटीना बॉर्डर पे लोकेटेड है। और भी बात कर लेते हैं, तो ये जो पूरा जो वेस्टर्न माउंटेन रेंज है उसके बीच में ये काफ़ी चौड़ी भी हो जाती है, और इसी चौड़ी वाले जगह पे तो इंटर माउंट प्लेट्यू भी फॉर्म हो जाता है, मतलब कि दो साइड से माउंटेन हो गया और बीच में एक हाई प्लेट्यू बन जाता है। ये प्लेट्यू की हाइट काफ़ी रहेगी और इसके दोनों साइड से माउंटेन भी रहेगा जो कि इससे भी ज़्यादा हाइट पे रहेगा, तो इसको इंटरमाउंट प्लेट्यू कहते हैं। बोलिवियन प्लेट्यू इंटरमाउंट प्लेट्यू का ही एग्जाम। और ये पूरा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आ जाता है, ये नॉर्थ अमेरिका वाला साउथ अमेरिका का पूरा ये लेते हुए। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंदर आ जाने के कारण यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक ये रेगुलर होते ही रहता है यहाँ पे, और बहुत सारे वॉल्केनिक माउंटेन रेंज यहाँ पे मिलेंगे। माउंट कोटोपैक्सी, माउंट चिम्बोराजो, ये सब एक्टिव वॉल्केनो यहाँ पे मिलते हैं। और भी बहुत सारे हैं, तो लेकिन ये दोनों मेन फेमस है और काफ़ी हाइट भी है इनकी। और जो इसके बाद ये तो पूरे माउंटेन रेंज हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो चिली है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला चिली कंट्री हो गई यहाँ पे, उसका यहाँ पे अर्जेंटीना हो गया, ठीक है, और उसका यहाँ पे उरुग्वे हो गया। ये तीनों मिला के एक आइसक्रीम के कोन के जैसा ये दिखता है, तो इसको सदर्न कोन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन नीचे जो है वो सदर्न कोन के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं ईस्टर्न हाईलैंड की। तो ये जो है पूरा ईस्टर्न हाईलैंड ये प्लेट्यू रीजन है, और ये बहुत ही ओल्ड रॉक सिस्टम से बना हुआ है, मिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड रॉक सिस्टम से बना हुआ है। और ये हार्ड प्लेट्यू है, तो हार्ड प्लेट्यू है तो इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक से ही बना होगा। तो यहाँ पे इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक भी पाए जाते हैं। और पूरे ईस्टर्न हाईलैंड को 3 भाग में बांटा गया। तो सबसे ऊपर वाला पार्ट देख लो, तो यहाँ वाला जो पार्ट है, येलो वाला जो कलर है वो उसकी हाइट ज़्यादा, वो प्लेट्यू डिनोट कर रहा है। वहीं पे जो ग्रीन वाला पार्ट है वो लो लैंड को डिनोट कर रहा है, और जो ब्राउनिश पार्ट देख रहे हैं ये हाई माउंटेन को डिनोट कर रहा है। अभी हम लोग कंसंट्रेट करते हैं गुयाना हाईलैंड पे। तो ये वाला जो पार्ट, ऊपर वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये ईस्टर्न हाईलैंड के अंदर भी आता है। इसका 3 डिवीजन है। तो पहला डिवीजन हो गया गुयाना हाईलैंड, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ब्राजीलियन हाईलैंड यहाँ पे। इसके साथ एक्सटेंशन भी है, माटो ग्रासो का भी हाईलैंड हो गया, इधर बोरबोरीमा का हाईलैंड भी हो गया, वो सब देखेंगे हाईलैंड वाला में, प्लेट्यू वाला पार्ट में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए जान लेते हैं। तो यहाँ पे ब्राजीलियन हाईलैंड हो गया, और एकदम साउथ में अगर चले जाते हैं तो यहाँ पे पैटागोनिया प्लेट्यू हो जाएगा। पैटागोनिया प्लेट्यू ये 3 पार्ट मिला के ईस्टर्न हाईलैंड का फॉर्मेशन करता है।
और वहीं अगर गुयेना हाईलैंड की बात करें तो यहीं पे मिलता है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल, जो कि लगभग 979 मीटर की हाइट पे है। उसके बाद ब्राजील का वाला जो हाईलैंड है, ब्राजीलियन हाईलैंड, यहाँ पे कंपोस्ट ग्रासलैंड मिलता है। सेमी एरिड रीजन है, तो यहाँ पे जो ग्रासलैंड जो घासें उग जाती है उसको कंपोस्ट ग्रासलैंड बोला जाता है, जो कि एक तरह से ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ही है। उसका सेंट्रल लोलैंड की बात कर लेते हैं तो ये 2 मेजर ग्रेट रिवर सिस्टम से बना हुआ अमेजन और ओरिनोको रिवर सिस्टम, और दूसरा हो गया पराना परग्वे रिवर सिस्टम। अभी मैं दिखाता हूँ मैप में कहाँ कहाँ लोकेशन है। तो ओरिनोको रिवर सिस्टम यहाँ पे आपका लोकेट पड़ेगा, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे ओरिनोको रिवर सिस्टम हो गया। उसका द ग्रेट अमेजन रिवर सिस्टम, ये पूरा ग्रेट अमेजन रिवर सिस्टम हो गया। अमेजन रिवर सिस्टम की बात करें तो ये पूरे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर है बाय वॉल्यूम। अगर लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो नाइल रिवर है, जो कि अफ्रीका में मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम, तो ये अमेजन रिवर वाले पार्ट में अमेजन रिवर को और डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए इतना समझ लेते हैं कि इसका लोकेशन क्या हो गया। तो लोकेशन हो गया गुयेना हाईलैंड और ब्राजीलियन हाईलैंड के बीच में जो रिवर हो गई, ये पूरा जो बेसिन फॉर्मेशन हो गया, तो वो अमेजन रिवर बेसिन हो गया पूरा। उसके बाद बात करेंगे पराना परग्वे रिवर सिस्टम के। तो पराना रिवर यहाँ पे बहती है, ये वाली पराना रिवर हो गई, और ये परग्वे रिवर हो गई। तो ये पूरा जो हो गया ये पराना परग्वे रिवर सिस्टम रिवर बेसिन हो गया। तो ये तीनों आप लोकेशन समझ लिए। अब समझते हैं लानोस बेसिन को। तो लानोस, ये तीनों रीजन को अलग अलग नाम दे दिया गया है। तो पहले समझते हैं ये जो ओरिनोको रिवर सिस्टम है, ये इसके आसपास का जो बेसिन हो गया उसको लानोस रिवर बेसिन के नाम से जाना जाता है, ये वाला पूरा पोर्शन, ठीक है। उसके बाद सेल्वास बेसिन, तो अमेजन वाला जो पूरा बेसिन हो गया, यहाँ पे जो फॉरेस्ट है उसको सेल्वास फॉरेस्ट कहते हैं, या सेल्वास बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो परग्वे और पराना रिवर बेसिन जो हो गया उसको ला प्लाटा बेसिन के नाम से जाना जाता है। अलग अलग नाम दे दिया गया है और कोई बात नहीं है। और इसमें जो अलग अलग वेजिटेशन होते हैं, मतलब कि कैसे कैसे वहाँ पे ग्रासलैंड या फॉरेस्ट है, तो उसके हिसाब से भी अलग अलग नाम इसको दिया गया। तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ओरिनोको बेसिन, जो ओरिनोको रिवर यहाँ पे है, उसके आसपास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। लेकिन उसके अगर नॉर्थ में चले जाएं, यहाँ पे वेनेजुएला वाला पार्ट में, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक ग्रासलैंड जिसका नाम है लानोस ग्रासलैंड, ये भी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। उसका बात कर लेते हैं इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट पूरा मिलता है अमेजन रिवर बेसिन में। इसको पूरे को कहते हैं सेल्वास रीजन कहते हैं। सेल्वास फॉरेस्ट भी कर सकते हैं, सेल्वास रीजन भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से बना हुआ है। और लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहलाता है, क्योंकि इतना डेंस जंगल और किसी पूरे वर्ल्ड में कहीं और भी नहीं मिलता है, सिर्फ इसी रीजन में मिलता है। तो बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है तो ऑक्सीजन रिलीज बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा कार्बन सिंक करता है, तो इसीलिए लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है इसको। उसके बाद बात करते हैं पंपास का। तो जो माउथ ऑफ द रिवर है यहाँ पे पराना परग्वे रिवर, यहाँ पे ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ पे पंपास ग्रासलैंड पड़ता है। ये एक तरह का टेम्परेट ग्रासलैंड है। और उसके बाद एक पड़ जाता है बीच में ग्रैंड चैको नाम का रीजन। ग्रैंड चैको जो है वो हॉट सेमी एरिड रीजन है। यहाँ पे झाड़ हो गए, उबड़ खाबड़ रीजन है, और झाड़ हो गया, छोटी छोटी झाड़ियाँ, ये सब उगती। उसके बाद बात कर लेते हैं पैसिफिक कोस्टल स्ट्रिप की। तो पैसिफिक कोस्टल स्ट्रिप की बात करें तो पैसिफिक ओशियन और यहाँ पे एंडीज माउंटेन रेंज, इस दोनों के बीच का जो पतली सी जो लैंड स्ट्रिप पड़ जाती है, इसको ही कहते हैं पैसिफिक कोस्टल स्ट्रिप। और इसकी जो चौड़ाई है कहीं पे 8 मीटर है तो कहीं पे 80 किलोमीटर, इससे ज्यादा नहीं। और मोस्ट ऑफ द पार्ट अगर देखा जाए तो कंटिन्यूअस है इसमें। लेकिन अगर हम साउथ में चल जाए तो फ्रीजॉर्ड मिलेंगे। ये वही फ्रीजॉर्ड है जो कि हमें नीदरलैंड में मिलते थे, नीदरलैंड, फिनलैंड, ये सब कंट्रीज में मिलते थे। मतलब पतली सी इनलेट होती है सी की लैंड के अंदर, और ये डीप इनलेट हो जाती है। काफी देखने में तो पतली लग रही है, अगर ये सब जो पतली पतली आप जो देख रहे हैं ये डीप सी की इनलेट है लैंड में, इसी को फ्रीजॉर्ड कहते हैं। यहाँ पे देखने में तो पतली पतली लग रही है, लेकिन ये असल में काफी चौड़ी होती है और नेविगेबल भी होती है, और बोथ साइड से यहाँ पे माउंटेन होता है। तो फ्रीजॉर्ड वाला पार्ट तो मैंने यूरोप के पार्ट में बताया, यूरोप के फिजिकल मैप वाला पार्ट में। आप चाहें तो उसको वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। तो यहाँ पे हमारी सारी फिजिकल डिवीजन साउथ अमेरिका की खत्म हो जाती है। अब देख लेते हैं एक MCQ। तो ये वाला पार्ट मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया है, इसको आप ट्राई कीजिए। सवाना ग्रासलैंड ऑफ ब्राजीलियन हाईलैंड आर कॉल्ड। तो सवाना ग्रासलैंड जो कि ब्राजीलियन हाईलैंड में मिलता है उसको क्या कहा जाता है? पंपास, सेल्वास, कंपोज या लानो। वीडियो पॉज करके आप इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।
अब बात करते हैं माउंटेन रेंजेस ऑफ साउथ अमेरिका के। माउंटेन्स में अगर देखें तो एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पे पूरा का पूरा फैला हुआ है, पूरा नॉर्थ से लेके साउथ तक, और ये सेकंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। अगर हाइट की यहाँ पे बात हो रही है नेक्स्ट टू हिमालय, हिमालय के बाद सेकंड माउंटेन हाईएस्ट माउंटेन रेंज यही है, एंडीज है। और अगर लेंथ की बात करें नॉर्थ से साउथ पूरा लेंथ का, तो ये वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है। और इसका अगर फैलाव देखें तो ये 7 कंट्रीज से होकर गुजरता है, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, बोलीविया, पेरू, और उसके बाद चिली, फिर अर्जेंटीना में भी इसका पार्ट जाता है। और इसी पे इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो माउंट एकांकागुआ है, जो कि एक्सटिंक्ट वोल्केनो है। पहले ये एक्टिव वोल्केनो था, अब एक्सटिंक्ट हो चुका है। उसके बाद अभी जो सबसे एक्टिव वोल्केनो है, जो सबसे हाईएस्ट है और एक्टिव भी है, वो है ओजस दे साल्दो। पूरे साउथ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन है और पूरे वर्ल्ड की भी सबसे हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन है, जो कि एक्टिव है। तो ये पूरा एंडीज यहाँ पे फैला हुआ है, लार्जेस्ट माउंटेन रेंज भी है। उसके बाद बात करते हैं 2 और छोटे छोटे माउंटेन रेंज हैं, कॉर्डिलेराज ओरिएंटल और कॉर्डिलेराज ऑक्सीडेंटल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर नॉर्दर्न पार्ट में इसी का एक्सटेंशन है। तो जो ऑक्सीडेंटल हो गया वो मतलब वेस्टर्न वाला पार्ट, और ओरिएंटल मतलब ईस्टर्न वाला पार्ट। तो कॉर्डिलेराज ओरिएंटल एंड कॉर्डिलेराज ऑक्सीडेंटल, तो ये 2 माउंटेन रेंज नॉर्थ में भी है। तो ये एंडीज एंड कॉर्डिलेराज ये सब मिला के यहाँ के माउंटेन, मेनली यही वेस्टर्न कोस्ट पे ही माउंटेन है। तो ये माउंटेन यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। अब बात करते हैं प्लेट्यूज ऑफ साउथ अमेरिका के। तो कौन कौन से प्लेट्यूज हैं साउथ अमेरिका में, तो वो सब हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे नॉर्थ से बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में, ये पड़ जाता है गुएना हाईलैंड, और इसी गुएना हाईलैंड पे एंजल फॉन्ड है, जो कि चूरन रिवर पे मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चूरन रिवर है, जो कि ट्रिब्यूटरी है ओरिनोको रिवर की, और ये वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। मोर देन 950 मीटर इसकी हाइट है, और कंटिन्यूअस वाटरफॉल है, मतलब कि सालों भर इसमें से पानी गिरता है। तो ये हो गया गुएना हाईलैंड। उसका अगला प्लेट्यू की बात करें तो ब्राजीलियन हाईलैंड की बात करते हैं। तो ब्राजीलियन हाईलैंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरा ब्राजीलियन हाईलैंड हो गया, ठीक है, ये वाला ब्राजीलियन हाईलैंड। और ये ईस्टर्न पार्ट में मिलता है ब्राज़ील के। अब ब्राज़ील तो काफ़ी बड़ी कंट्री है, ब्राज़ील के भी ईस्टर्न पार्ट में, और साउथ अमेरिका के तो ईस्टर्न पार्ट में है ही। और इससे लगा हुआ 2 प्लेट्यू और है, एक माटो ग्रासो प्लेट्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इधर में यहाँ पे पड़ जाएगा एकदम पीक पे, एकदम जो टिप पड़ रहा है यहाँ पे, प्लेट्यू ऑफ बोर्बोरिमा। तो ये 3 प्लेट्यू मिला के ईस्टर्न हाईलैंड के ही पार्ट है, लेकिन यहाँ पे डिवीजन है, माटो ग्रासो प्लेट्यू, ब्राज़ीलियन हाईलैंड, और यहाँ पे प्लेट्यू ऑफ बोर्बोरिमा। और तीनों जगह यहाँ पे ओल्ड माउंटेन है, तो यहाँ पे गोल्ड रिजर्व, आयरन रिजर्व, ये सब काफी मिलता है। प्लेट्यू ऑफ बोर्बोरिमा है, यहाँ पे सेमी डिसिडियस थ्रोन फॉरेस्ट ये सब मिलते हैं यहाँ पे। उसके बाद बात कर लेते हैं बोलिवियन प्लेट्यू के। तो ये इंटरमाउंट प्लेट्यू है, ये एंडीज माउंटेन रेंज पे ही पड़ जाता है बोलिवियन प्लेट्यू, और ये इंटरमाउंट प्लेट्यू है, और इसको एल्टीप्लानो प्लेट्यू भी कहा जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं पेटागोनिया प्लेट्यू की। तो पेटागोनिया प्लेट्यू यहाँ पे साउथ में मिल जाएगा, अर्जेंटीना में। ये वाला पार्ट हो गया पेटागोनिया प्लेट्यू, ये जो कि स्ट्रेच अगर इसका बात करें तो निग्रो रिवर यहाँ पे मिल जाएगी। निग्रो रिवर, ये निग्रो रिवर है, निग्रो रिवर से लेके स्ट्रेट ऑफ मैगलन, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मैगलन है, इसके बीच का जो ये पार्ट हो गया, ये पेटागोनिया प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं साउथ अमेरिका के लेक्स के बारे में। कौन कौन से लेक्स हैं साउथ अमेरिका, तो उसको एक एक करके देख लेते हैं। साउथ अमेरिका की जो सबसे लार्जेस्ट लेक है वो माराकारिबो लेक है, और ये लोकेशन देख सकते हैं माराकारिबो लेक की, ये वाला है, और ये वेनेजुएला में पड़ता है। और यहाँ पे ऑयल प्रोड्यूशन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत सारा ऑयल प्रोडक्शन होता है। वही अब बात करें सदर्न रीजन में, तो यहाँ पे 2 लेक इंपॉर्टेंट पड़ जाते हैं। एक है लेक टिटिकाका, जो कि बोलिवियन हाईलैंड जो है यहाँ पे, बोलिवियन प्लेट्यू यहाँ पे मिलता है, और इसका जो बॉर्डर शेयर भी करता है बोलिविया और पेरू के बीच में। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये बोलिविया हो गया, और ये यहाँ पे ये पेरू वाला पार्ट हो गया, और ये यहाँ पे बोलिविया हो गया। तो दोनों में ये बॉर्डर शेयर करता है लेक टिटिकाका। और हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। हाईएस्ट नेविगेबल लेक का मतलब हो गया कि वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट लेक है जहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ये है। और इसकी अगर हाइट की बात करें तो 3800 मीटर अप्रॉक्स इसकी सी लेवल से इसकी हाइट है। और इसी के बगल में एक और लेक है, जो कि आप मैप में शायद दिख नहीं रहा है, यहाँ पे एक लेक पड़ता है, लेक टिटिकाका के बगल में लेक पोपो। तो ये दोनों बोलिवियन हाईलैंड जो है यहाँ पे, बोलिवियन प्लेट्यू, वहाँ पे ये मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं साउथ अमेरिका के डेजर्ट्स के बारे में।
मेनली तो यहाँ पे फेमस 2 डेजर्ट है, लेकिन हम बाकी जो छोटे छोटे डेजर्ट हैं सारे को कवर कर रहे हैं। तो सबसे अगर हम साउथ से चलें तो ये सबसे बड़ा डेजर्ट है, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, ये जो पेटागोनिया जो प्लेट्यू था, पेटागोनिया प्लेट्यू पे ही स्थित है पेटागोनिया डेजर्ट। ठीक है, ये एरिया के हिसाब से सबसे लार्जेस्ट है, अर्जेंटीना में पड़ता है। अगर पूरे साउथ अमेरिका की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है पेटागोनिया डेजर्ट। इसी के अगर नॉर्थ में जाएंगे तो मोंटे डेजर्ट हमें मिलेगा, और ये सबसे छोटा डेजर्ट है। सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट पेटागोनिया डेजर्ट हो गया। इसी के ऊपर अगर जाएंगे नॉर्थ में तो हमें सबसे स्मॉलेस्ट डेजर्ट मिलेगा मोंटे डेजर्ट। ठीक है, यहाँ पे हो गया। उसका और उसके अगर नॉर्थ में जाएंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, ये देख सकते हैं, ये वाला, ये चिली में पड़ता है और अंटाकामा डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। ये जो डेजर्ट है ये ड्राइएस्ट डेजर्ट है पूरे वर्ल्ड का। मतलब यहाँ पे ऐसा रीजन है जहाँ पे 10-10 साल तक बारिश नहीं होती है, ऐसा रीजन है अंटाकामा डेजर्ट। तो ये अंटाकामा डेजर्ट बहुत फेमस है और पेटागोनिया डेजर्ट बहुत फेमस है। और बाकी सब डेजर्ट भी हैं लेकिन उतना फेमस नहीं है, जो कि एग्जाम में मेनली पूछा जाता है। तो अंटाकामा डेजर्ट के बारे में पूछा जाता है और दूसरा पेटागोनिया डेजर्ट के बारे में पूछा जाता है। उसका और भी डेजर्ट की बात करें तो सेचुरा डेजर्ट है, ये अंटाकामा डेजर्ट के भी नॉर्थ में पड़ जाता है। यहाँ पे ये लोकेशन देख सकते हैं, पेरू के कोस्ट पे यहाँ पे सेचुरा डेजर्ट पड़ जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं ला गुजीरा डेजर्ट के बारे में। तो ला गुजीरा डेजर्ट नॉर्थ वेस्ट ऑफ वेनेजुएला पे यहाँ पे पड़ जाता है, और ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कोलंबिया, ये वेनेजुएला हो गया, ये कोलंबिया हो गया, इसके दोनों के एकदम नॉर्दर्न टिप पे यहाँ पे मिल जाता है ला गुजीरा डेजर्ट। तो यहाँ पे 5 डेजर्ट कंप्लीट हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं आइसलैंड ऑफ साउथ अमेरिका का। तो कौन कौन से आइलैंड है साउथ अमेरिका में, वो सब एक एक करके देख लेते हैं। तो आइलैंड की बात करें तो गैलापागोस आइलैंड है, यहाँ पे देख सकते हैं इसका लोकेशन, यहाँ पे गैलापागोस आइलैंड। और ये मोस्ट फेमस है, ये चार्ल्स डार्विन थे, वो अपनी जो नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी दिए थे वो इसी आइलैंड को स्टडी करके, यहाँ पे एक फ्लिंच बर्ड नाम की एक चिड़िया पाई जाती है, उसी के एडेप्टेशन को देख के यहाँ पे थ्योरी दिए थे। तो इसी के नाम से यहाँ पे फेमस है, गैलापागोस आइलैंड है। ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये भी आता है। उसके बाद बात करते हैं जुआन फर्नांडिस आइलैंड की। तो जुआन फर्नांडिस आइलैंड आप देख सकते हैं यहाँ पे पड़ता है। वहीं अगर गैलापागोस आइलैंड की बात करें तो गैलापागोस आइलैंड इक्वाडोर का ही पार्ट है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन इक्वाडोर ही देखता है। और अगर बात करें जुआन फर्नांडिस आइलैंड की तो जुआन फर्नांडिस आइलैंड चिली का पार्ट है। तो ये 2 आइलैंड कंप्लीट हो गए। अब आते हैं ईस्टर आइलैंड पे। तो ईस्टर आइलैंड भी चिली का पार्ट है, और ये अगर कोस्ट से देखा जाए तो मोर देन 3000 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है ईस्टर आइलैंड का। तो ईस्टर आइलैंड भी काफ़ी फेमस है, आपने डिस्कवरी के काफ़ी सारे शो में देखा होगा ये वाला आइलैंड, जिसमें ये आदमी का ये पूरा शकल वाला लाइन से पत्थर जमे हुए हैं और ये बनाया गया, ये इसी आइलैंड पे ही स्थित है, ईस्टर आइलैंड पे ही है। तो ये इसमें काफ़ी रिसर्च यहाँ पे चलते रहते हैं ये वाला आइलैंड पे जाके, कि आखिर ये हज़ारों साल पहले ये किसने बनाया। तो एलियंस ने बनाया कि आदमी ने बनाया, किसने बनाया, तो ये सब रिसर्च डिस्कवरी वाले करते रहते, वो इसी आइलैंड पे होते हैं, वो ईस्टर आइलैंड ही है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ईस्टर आइलैंड तो यहाँ से नज़दीक है, 2-3 हज़ार किलोमीटर है, दूर लग रहा है, 2-3 हज़ार किलोमीटर यहाँ से तो दूर लग रहा है, हो सकता है ये न्यूजीलैंड के पास है। तो नहीं भाई, ये पूरा पैसिफिक ओशन पड़ रहा है, और पैसिफिक ओशन कोई छोटा मोटा ओशन नहीं है। अगर आप यहाँ से आप न्यूजीलैंड की बात करें जो नियरेस्ट लैंड है, तो वो अगर इसका कंपेयर किया जाए ईस्टर आइलैंड से साउथ अमेरिका का, मतलब चिली कोस्ट से, तो इसका दुगना दूरी पड़ता है। तो इतने दूर पे कौन आदमी उस हज़ारों साल पहले कैसे यहाँ तक पहुँचा, और ये सब जो मूर्तियाँ हैं ये सब कैसे बनाई पत्थर की, और कैसे इसको स्टैंडिंग पोजीशन पे रखा, ये सब रिसर्च करते रहते हैं इस सब में। तो ईस्टर आइलैंड इसलिए फेमस है, जो कि चिली के अंदर आता है। और भी आइलैंड को देखते हैं। तो ईस्टर आइलैंड से घूमते फिरते आ जाते हैं वेलिंगटन आइलैंड पे। तो इंडिया में भी एक वेलिंगटन आइलैंड पड़ता है, और यहाँ पे भी एक वेलिंगटन आइलैंड है, ये आप देख सकते हैं एकदम सदर्न पार्ट में ये जो आइलैंड है इसको वेलिंगटन आइलैंड कहते हैं, जो कि चिली का ही पार्ट है। अब आता है मोस्ट फेमस टेरा डी फ्यूगो आइलैंड पे। तो टेरा डी फ्यूगो आइलैंड ये वाला आइलैंड हो गया, इधर से मेन लैंड हो गया साउथ अमेरिका, और ये जो बीच में जो पतली सी लैंड स्ट्रिप देख रहे हैं ये स्ट्रेट ऑफ मैगेलन है, जहाँ पे जो मैगेलन साहब थे जो पूरे वर्ल्ड का एक चक्कर लगाए थे सबसे फर्स्ट टाइम, वो इसी रास्ते से गुजरे थे, तो उसका नाम भी स्ट्रेट ऑफ मैगेलन के नाम से कर दिया गया। और यहाँ पे हम लोग इसकी बात कर रहे हैं टेरा दी फ्यूगो आइलैंड की। तो इसका भी डिवीजन है, अगर बीच में एक बॉर्डर लाइन देख रहे हैं, इसका जो ईस्टर्न पार्ट है वो अर्जेंटीना के अंडर है, और जो इसका वेस्टर्न पार्ट है वो चिली के अंडर है। तो यहाँ पे
टेरा डी फ्यूगो आइलैंड भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं फाल्कलैंड आइलैंड की। तो ये हो गया फाल्कलैंड आइलैंड, ये यूके की टेरिटरी, ओवरसीज टेरिटरी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं साउथ जॉर्जिया एंड साउथ सैंडविच आइलैंड की। तो ये हो गया साउथ जॉर्जिया आइलैंड और इसी को साउथ सैंडविच आइलैंड भी कहा जाता है। ये भी यूके की ओवरसीज टेरिटरी है। तो यहाँ पे सारे आइलैंड्स हमने खत्म कर लिए साउथ अमेरिका के। अब बात करते हैं सीज अराउंड साउथ अमेरिका। तो कौन कौन से सी हैं साउथ अमेरिका के अराउंड, वो सब एक एक करके देखेंगे। साउथ अमेरिका के नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में हमें मिलेगा कैरेबियन सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा ये कैरेबियन सी का ही इलाका है, ठीक है। और अगर ईस्टर्न साइड में बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें अटलांटिक ओशन मिलेगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे वेस्टर्न साइड में। तो यहाँ पे पनामा कंट्री है, जैसे मैंने बताया था। तो यहाँ पे जो पार्ट है यहाँ गल्फ ऑफ पनामा हो जाएगा। तो यहाँ पे गल्फ ऑफ पनामा हो गया और बाकी इधर पूरा पैसिफिक ओशन हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा साउथ में। तो साउथ में यहाँ पे जो चिली के पास यहाँ पे जो गल्फ देख रहे हैं ये वाला, इसको कहते हैं गल्फ दी पेनास। ये गल्फ दी पेनास हो गया। ये सारे नाम जो है वो पोर्टुगीज नाम है, तो इसलिए थोड़ा सा अटपटे लग रहे हैं। उसका बात करें ईस्टर्न साइड में तो गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज, ये वाला जो पार्ट हो गया गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता है। उसका और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे रिवर का जो माउथ आता है, पराना और परग्वे रिवर का जो माउथ आता है यहाँ पे रियो दे ला प्लाटा के नाम से जाना जाता है। बाकी जो ईस्टर्न साइड में देखा जाए तो अटलांटिक ओशन पड़ जाता है यहाँ पे भी, और पूरा ऊपर नॉर्थ से लेके साउथ तक पूरा ये अटलांटिक ओशन का ही पार्ट आ जाता है। अब बात करते हैं रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका के बारे में। तो ये है पूरा साउथ अमेरिका का मैप। तो अब नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं, एक रिवर को देखते जाते हैं। तो ओरिनोको रिवर जो मोस्ट फेमस रिवर है नॉर्दर्न पार्ट में, ये लोकेशन हो गया ओरोनोको रिवर का, ये वाला, ये आप देख सकते हैं। ये पूरा ओरोनोको रिवर है जो कि गुयाना हाईलैंड से निकलती है। और भी इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो कॉर्डिलेराज और ओसिडेंटल है, इससे निकल के आती है और इसमें मिलके यहाँ पे जो अटलांटिक ओशन है यहाँ पे गिर जाती है। और साउथ अमेरिका का एक स्पेशल बात है, यहाँ पे डेल्टा आपको नहीं मिलेंगे, यहाँ पे सारे एस्चुरीज मिलेंगे। जो ईस्टर्न साइड में जितने रिवर जो अटलांटिक ओशन में गिर रही है ये सब में एस्चुरीज मिलेगी। जो अमेजन रिवर का भी जो माउथ है वो भी एक एस्चुरीज है, क्योंकि अटलांटिक ओशन इतना बृहद ओशन है और इसका सेडिमेंट को जमने नहीं देता है, यहाँ पे वो सारा बहा कर ले जाता है, इसलिए यहाँ पे एस्चुरीज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सबसे पहले ओरिनोको रिवर हमने देख लिया। उसके बाद बात करते हैं द ग्रेट अमेजन रिवर की। तो ग्रेट अमेजन रिवर इसलिए है कि ये लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की बाय वॉल्यूम, लॉन्गेस्ट नहीं है, लार्जेस्ट है। अगर वाटर वॉल्यूम की बात करें तो लार्जेस्ट है। अब इसके थोड़े लोकेशन के बारे में देखते हैं। तो ये 0 डिग्री इक्वेटर पे पड़ रहा है, ठीक है। इक्वेटर पे तो हम जानते ही हैं पर डे बारिश होती है। और ये जो रिवर बेसिन है, अब इसका रिवर बेसिन को ध्यान दीजिए। तो बारिश होती है तो इसको पानी की कोई कमी नहीं है, ठीक है, पानी तो इसमें आ ही जाएगा। इसका जो लोकेशन ऐसा है उसका, इसका बेसिन का, अमेजन बेसिन का लोकेशन है। बेसिन का मतलब ही हो जाता है जो 3 साइड से पहाड़ों से घिरा है, हाईलैंड से घिरा रहा है, मतलब कि ऊंची जगह से घिरा रहा है। जैसा बेसिन होता है 3 साइड से ऊंचा होता है और एक साइड बीच में गड्ढा होता है जहां से पानी निकल जाता है। तो इसका अगर बेसिन का लोकेशन अगर देखें तो अगर नॉर्दर्न साइड में देखेंगे तो गुयाना हाईलैंड है, ठीक है। उसका अगर सदर्न साइड में देखेंगे तो ब्राजीलियन हाईलैंड है, माटो ग्रासो का हाईलैंड है, ठीक है। नॉर्थर्न साइड और सदर्न साइड देख ली। और अगर वेस्टर्न साइड में देखेंगे तो एंडीज माउंटेन है ही। तो इसमें तीनों साइड से पानी बहता है और प्लस इसका इक्वेटर का लोकेशन, तो तीनों साइड से इसमें पानी आता है और बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरी है। कुल मिला के मोर देन 1000 ट्रिब्यूटरीज हैं इनकी। तो ये सब पानी मिलके अमेजन रिवर को इतने ज्यादा पानी प्रोवाइड कर देती है। तो लार्जेस्ट वॉल्यूम है, बाय वाटर वॉल्यूम सबसे लार्जेस्ट है रिवर हो जाता है। और वहीं अगर इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 1-2 मैं बता दे रहा हूँ। जैसे नीग्रो ट्रिब्यूटरीज हो गई, उसके बाद माद्रिया इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई, पोरूस इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई। तो ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज है। सारी ट्रिब्यूटरीज अगर इसकी बात करें तो कुछ एंडीज से निकलती है, अमेजन खुद एंडीज से निकलती है, और कुछ जो है ना हाईलैंड से आ जाती है, कुछ ब्राज़ील का जो माटो ग्रासो हाईलैंड है वहाँ से आती है, कुछ बोलिविया की जो हाईलैंड है वहाँ से आ जाती है, बोलिवियन प्लेटू के साइड से। तो सब तरफ से ट्रिब्यूटरीज आती है और अमेजन में मिलके ये ड्रेन आउट हो जाती है यहाँ पे अटलांटिक ओशन में। अब यहाँ पे थोड़ा सा साउथ में चलते हैं। तो यहाँ पे 2 रिवर सिस्टम है, एक परग्वे और दूसरा पराना रिवर सिस्टम। तो परग्वे रिवर सिस्टम माटो ग्रासो के हाईलैंड से निकल के आती है और आगे बढ़ती है, और इसके साथ एक ब्राजीलियन हाईलैंड और माटो ग्रासो के आसपास से निकल के दूसरी नदी आती है पराना रिवर। ये दोनों रिवर आके मिलके पराना रिवर के नाम से आगे बढ़ती है, और इसके साथ फिर एक और रिवर आके मिलती है उरुग्वे रिवर। तो यहाँ पे जो कंट्रीज है परग्वे कंट्री, उरुग्वे कंट्री, पराना, तो अलग नाम हो गया, तो इससे नाम याद कर सकते हैं। तो पराना रिवर, पराना परग्वे रिवर
पूरा रिवर बेसिन बोला जाता है, लेकिन इसमें रिवर्स हो गए पैराग्वे रिवर, पराना रिवर, उरुग्वे रिवर, ये सभी रिवर मिलके रियो दी ला प्लाटा यहाँ पे इस्च्यूरीज का फॉर्म करती है और यहाँ पे ये अटलांटिक ओशन में आके ब्यूनस आयर्स के पास ये अटलांटिक ओशन में गिर जाती है। इसका माउथ अटलांटिक ओशन, यहाँ पे भी इस्च्यूरीज का फॉर्मेशन होता है। अमेजन के पास भी इस्च्यूरीज का फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पे रियो दे ला प्लाटा के पास भी इस्च्यूरीज का फॉर्मेशन होता है। उसका और साउथ में अगर बात करें तो यहाँ पे कोलोराडो रिवर है जो कि एंडीज माउंटेन्स निकलती है। ये एक कोलोराडो रिवर दूसरी है जो कि रॉकी माउंटेन्स पे निकलती है जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। यहाँ पे भी एक कोलोराडो रिवर है जो कि एंडीज माउंटेन से निकलती है जो कि अटलांटिक ओशन में गिर जाती है। उसका और बात करें तो रियो निग्रो रिवर है एक और रिवर, उसके कोलोराडो रिवर के साउथ में। ये सब सारे रिवर अर्जेंटीना के रिवर है। तो ये रियो निग्रो रिवर हो गई। एक निग्रो रिवर थी ऊपर जो अमेजन की ट्रिब्यूटरी थी, और ये रियो निग्रो रिवर है जो कि साउथ में अर्जेंटीना में पड़ती है। ये सब मेन रिवर्स हो गए, बाकी तो छोटे छोटे बहुत सारी नदियां हैं। तो मेन रिवर मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दिए। अब बात कर लेते हैं साउथ अमेरिका के स्ट्रेट्स और पासेस के बारे में। तो स्ट्रेट की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले मिलेगा मैगलेन स्ट्रेट, जहाँ से मैगलेन ने पूरे अर्थ का चक्कर लगाया था और इसी रूट को फॉलो किया था। ये वाला रूट हो गया इसका, ये मैगलेन स्ट्रेट हो गया। और ये जो मेनलैंड हो गया अर्जेंटीना का, ये वाला साउथ अमेरिका का मेनलैंड ये, और यहाँ पे टेरा दी फ्यूगो आइलैंड, इस दोनों के बीच से ये जो स्ट्रेट हो गया इसको मैगलेन स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद बात करें डेरेक पास की, तो डेरेक पास एकदम सदर्न जो टिप हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो पासेज है इसको डेरेक पास से नाम से जाना जाता है, और उसके बाद फिर अंटार्कटिका पड़ जाता है। तो मेनली यही दोनों पास है साउथ अमेरिका के। तो यहाँ पे हमारा साउथ अमेरिका का फिजिकल मैप कंप्लीट हो जाता है। तो कैसा लगा वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।